Assalamualaikum dear students. Today we are conducting lecture number 3 of communication skills. The topic of lecture number 3 is intensive and extensive learning, and this slide is included with lecture number 2. हमने lecture number 2 दिया था जिसके अंदर जो है हमारे पास ये सारे टॉपिक्स थे. Due to lack of the time we had not covered the intensive and extensive learning. So this is our topic today. Start with the definition of intensive learning, or we can say what is intensive learning. Intensive learning focuses mostly on form. When you do intensive listening practice, you are paying most attention to pronunciation, grammar, and vocabulary rather than overall meaning. Means जब आप कुछ भी लर्न करने जा रहे हैं आप उस टाइम जो है क्या फोकस करें, मतलब आप जो भी लैंग्वेज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश, आप चाहे उर्दू सीखने जा रहे हैं चाहे अरबी या वॉटेवर, तो उसके लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, उन वर्ड्स की उनकी ग्रामर क्या होगी, उनकी वोकेबलरी क्या है, अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा करना. आपके पास वोकेबलरी होगी तो आप वो लैंग्वेज सीख सकते हैं. तो इंटेंसिव लर्निंग पे हम फोकस कर रहे होते हैं कि हमारे पास उस लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसकी ग्रामर क्या है, उसको कैसे सीखना है. इट सर्व्स टू हेल्प लिसनर्स अंडरस्टैंड की फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. जो कि लिसनर्स हैं उनको भी हेल्प करता है कि इस लैंग्वेज के, यानी हम तो बोल रहे हैं लेकिन जो सामने वाला सुन रहा है हमारी बात, तो वो ये सीखेगा कि इस लैंग्वेज के अंदर स्पेशल रूल्स क्या है या इस लैंग्वेज के स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या हैं जो इस लैंग्वेज में बात की जा रही है. वेयर टू यूज़ इट्स रीडिंग, वेयर टेस्टिंग भी कहाँ का यूज़ की जाती है. इंटेंसिव लर्निंग या इंटेंसिव लिसनिंग ये वहाँ यूज़ की जाती है, वहाँ हम कोई चीज़ टेस्टिंग कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं या अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए किसी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं. जैसे कि हम सिर्फ उर्दू इंग्लिश या उसकी बात नहीं कर सकते कि जो स्पीकिंग लैंग्वेजेस होती हैं. अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ जैसे कि पाइथन है या फिर कह लें कि C++ है, जावा है, तो वो भी एक लैंग्वेज है. उसके प्रोनाउंसिएशन, उसकी ग्रामर या उसके रूल्स क्या हैं कि कमांड किस तरह से लिखनी है, सेमीकोलन आएगा या नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा. तो ये आपको क्या करना है, आप उसकी बेसिक्स सीख रहे हैं. किसी भी लैंग्वेज की बेसिक्स सीखने को इंटेंसिव लर्निंग कहा जाता है. अगर आप उसको सिर्फ ओवरऑल देख रहे हैं, मतलब आपका फोकस ये नहीं कि ग्रामर वो कहाँ, जैसे कि टीचर अक्सर रहता है उसमें मैनुअल में कोड दे देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि वो कोड रन कर लेते हैं. आप उसके आगे कमेंट्स लिख देते हैं कि इस लाइन में ये हो रहा है, इस लाइन में ये हो रहा है, तो वो इंटेंसिव लर्निंग में नहीं है. इंटेंसिव लर्निंग में क्या है कि आपने कोड खुद लिखा. C++ में आपने बताया कि वॉइड मेन वॉइड का फंक्शन क्या होता है, या फॉर लूप इस तरह से स्टार्ट होता है I = 0 I++, इसमें I0 क्या कर रहा है, इसमें I++ क्या कर रहा है, और फॉर लूप का ब्रैकेट यहाँ पे क्यों एंड हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें इंटेंसिव लर्निंग के अंदर आएंगी. In intensive reading, there is an emphasis on deconstructing sentences to understand grammar and syntax rules. इसके अंदर क्या होता है, हम पूरे ओवरऑल सेंटेंस या ओवरऑल कोड पे नहीं जा रहे. अगर मैं कोडिंग की एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं लैंग्वेज की एग्जाम्पल दूँ, तो हम पूरे एग्जाम्पल पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि उस पैराग्राफ के अंदर ग्रामर कौन सी यूज़ होगी, का ऑफ कहाँ आएगा, दिस का आएगा, प्रीपोजिशन कैसे लगेगी, आर्टिकल्स कौन से यूज़ होंगे, इन सब की लर्निंग को हम कहते हैं कि ये हम इंटेंसिव लर्निंग कर रहे हैं. सजेशंस हैं यहाँ पे कुछ के हाउ यू कैन लर्न इंटेंसिव लर्निंग. यूज लर्निंग वेबसाइट्स विद ऑडियो कंपोनेंट्स. यहाँ पे आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाइए जहाँ पे आपको ऑडियो फाइल्स मिल रही हैं, ऑडियो लर्निंग मटेरियल मिल रहा है. जैसे कि आपके पास इसके अंदर मैं जहाँ से बना दी है वेबसाइट का, वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग ट्यूटोरियल्स होते हैं. लर्निंग ट्यूटोरियल्स में वो जो बात आपको पढ़ने में समझ में नहीं आई थी, मोस्टली ऐसा होता है जो बात अगर वर्बली आपको कोई समझ हो तो आप उसको समझ जाते हैं. अब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ये अगर एक जगह पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सेंटेंस, दूसरी जगह पर उसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बना है, इस तरह के 5 सेंटेंस बने हुए हैं, हर 5 में अलग अलग रूल्स यूज हो रहे हैं, तो आपको मे भी समझ में ना आए, या ये यहाँ पे ऐसे क्यों हुए ये समझ में ना आए, तो समझ लें कि ये हो, लेकिन हाउ इज इट हैज़ डन, तो उसको समझने के लिए क्या है, आपको एक वर्बली या कहने का एक ऑडियो की ज़रूरत है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप इंटेंसिव लर्निंग पे जा रहे हैं जिसमें आपको उसकी बेसिक्स को समझना है, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के समझना है, तो
you need to have audios. यूज़ अ गुड ट्रांसलेशन ऐप विद ऑडियो लाइक गूगल ट्रांसलेट. ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रांसलेशन ऐप्स यूज़ कर लिए, जैसे गूगल ट्रांसलेट. ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको जो है अरबी आती है, फारसी आती है, चाइनीज़ आती है, तो आप उसको किस तरह से सीखेंगे. आप सेंटेंस ट्रांसलेशन ऐप में लिखें या विद ऑडियो उसको बोलें और उसकी ट्रांसलेशन वहाँ से देख लें. यूज़ प्लेंटी टू इनहेंस द एक्सपीरियंस विद वीडियो. अच्छा, फ्लैंकिंग क्या है? ये एक इस तरह की वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं. रजिस्ट्रेशन के दौरान वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज की वीडियोस आपको देखनी है. आप वहाँ पे जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं. फिर वो आपको वो वीडियोस दिखाएगा, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन, मतलब वो वीडियोस फिर से भी दिखाएगा, उसकी ट्रांसलेशन आपकी सिलेक्टेड में जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें वहाँ लिखी हुई आएगी. जैसे टी वी में वीडियोज आ रही होती हैं, मूवी आ रही होती है, तो मेरे ट्रांसलेशन के अंदर जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखी हुई आ रही होती है. तो इसी तरह से फ्लैंकी ऐसी वेबसाइट है जो आपको जिस रिक्वायर्ड लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन चाहिए ये आपको उसी के अंदर वीडियो कन्वर्ट करके दिखाएगा. दोनों लैंग्वेज के साथ इस लैंग्वेज में वीडियो बनी है, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए उसमें उसको ट्रांसलेट कर देगा. तो इससे आपको उस लैंग्वेज को सीखने में आसानी मिलेगी. तो अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं. इंटेंसिव रीडिंग में ही ऐड करिएगा. सम पॉसिबल एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग मटेरियल आर. अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप इंटेंसिव लर्निंग कर सकते हैं. वो है रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. जैसे आप बात कर रहे हैं फाइनल रिपोर्ट की, या आप बात कर रहे हैं किसी कंपनी के प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, या एनुअल रिपोर्ट की जो ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है हर चीज़ का. तो उन सब को करने के लिए, यहाँ से सीखने के लिए आप रिपोर्ट्स कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स कर सकते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स. न्यूज़ आर्टिकल्स में ग्रामर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, वर्ड्स का ख्याल रखा जाता है, सेंटेंस का वोकैबुलरी इसके अंदर बहुत अच्छी यूज़ की जाती है, रफ वोकैबुलरी यूज़ नहीं की जाती. ब्लॉग पोस्ट लगे हुए थे इंटरनेट की जिनमें बहुत देखभाल से टाइपिंग की जाती है. एंड शॉर्ट पीसेस ऑफ टेक्स्ट जैसे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं. जैसे जब छोटे बच्चे स्कूल वगैरह में होते हैं, वो लोग जब लर्निंग कर रहे होते हैं, उर्दू सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनको भी क्या होता है, शॉर्ट मैसेज लिखाए जाते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ लिखाए जाते हैं, उसकी कॉम्प्रीहेंशन की जाती है. इसकी वजह से उनको उस लैंग्वेज को समझने में आसानी होती है. तो दिस इज द इंटेंसिव लर्निंग. Now here we have extensive learning. What is extensive learning? Extensive learning focuses on longer activities. हमने longer activities में हमें छोटी छोटी बातें नहीं सीखनी, बल्कि आपका फोकस किस पे होगा कि जो बात लिखी है मुझे बस इसका मतलब समझ में आ जाए तो याद हो जाए. यानी कि जैसे हम कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं, फिर ऐसे याद कर रहे हैं जब आप स्टूडेंट लाइफ में याद कर रहे हैं, उसके अंदर क्या अक्सर ऐसा होता है, आपका फोकस जो है ना उसको समझने में नहीं होता. आपका फोकस इस बात पर होता है कि आप बस उस चीज़ को मतलब उसको याद कर लें, उसका ओवरऑल मतलब समझ में. टीचर अगर आपको समरी पूछे तो आप उसकी समरी बता दें. एक्सटेंसिव लर्निंग नहीं है किसी भी चीज़ को बस इस तरह समझ लेना कि हम उसकी समरी बता सकें. Rather than focusing on individual parts, extensive learning focuses on overall understanding. इसके अंदर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया जाता है. विद एक्सटेंसिव लिसनिंग यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट ईच वर्ड और फोकस ऑन ग्रामर रूल्स. अगर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए कि आप हमें उसको समझा दें विद एक्सटेंसिवली, तो उसमें क्या करेंगे, आप हमें एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं बता रहे होंगे, बल्कि जो है उस पैराग्राफ का ओवरऑल ट्रांसलेशन क्या है, ओवरऑल मीनिंग क्या है, वो समझाएंगे. सजेशन इसमें भी ये कि आप ऑडियो बुक्स देख सकते हैं. वहाँ से क्या होता है कि हम जो है एक चीज़ किसी से समझ रहे हैं, ऑडियो में ही समझ रहे हैं, किसी अपनी टीचर से समझ रहे हैं, लेकिन हमें उस टाइम उनकी वो बात समझ में नहीं आ रही. वही चीज़ हम डिफरेंट ऑडियोज़ में देख रहे हैं, किसी डिफरेंट टीचर के लेक्चर यूट्यूब पे या किसी और वेबसाइट पे देखें, तो हमें समझ में आ जाता है. तो कभी कभार वॉइस का डिफरेंस या फिर समझाने का जो मेथड होता है उसकी डिफरेंस से भी हमें बातें समझ में आ रही होती हैं. वॉच ऑथेंटिक मीडिया लाइक न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स. यहाँ एग्जाम्पल ये कि अगर हमें एक्सटेंसिव लर्निंग करनी है, चीज़ों को समझना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है कि हम न्यूज़ चैनल्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर अक्सर ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो भी देख सकते हैं, जो भी टॉपिक हमें समझना हो उसके हवाले से. करंट सिचुएशन या जो है उसकी करेंसी की सिचुएशन क्या है, पॉलिटिक्स की सिचुएशन क्या है, उन सब के लिए हम न्यूज़ चैनल देख सकते हैं. जो भी हैं, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह टी वी वगैरह पे देख रहे हैं या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप ओवरऑल इसके टॉपिक को समझ जाएंगे. तो ये एक्सटेंसिव लर्निंग आपका कहलाएगा. एक्सटेंसिव लिसनिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि आप सुन के सीख रहे हैं.
पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। अब ये रीडिंग की एग्जाम्पल, एक्सटेंसिव लिसनिंग की एग्जाम्पल क्या थी, जैसे कि मीडिया था, न्यूज़ चैनल था, उसके अंदर कोई बंदा वर्बली बोल रहा है और आप उससे सीख रहे हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग की एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास रीडिंग मटेरियल है, आप वो रीडिंग मटेरियल जो है सुन रहे हैं, वो सॉरी पढ़ रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। रीडिंग मटेरियल्स में हमारे पास मैगजीन्स हैं, ग्रेडेड रीडर्स हैं, नॉवेल्स एंड कॉमिक बुक्स, इन सब चीज़ों से आप सीख सकते हैं। अब दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिव लर्निंग लाइन करें हम एक्सटेंसिव करके अपना काम चला लें, आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर आपने एक्सटेंसिवली किसी चीज़ को समझ लिया, अब आपको लिखने की ज़रूरत पड़े, मैं आपसे कहा जा रहा है कि इस टॉपिक पे लिखो, लेकिन आपको उस लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल नहीं पता, ये नहीं पता पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ लग रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, वर्ब किस सेंटेंस में आएगा, किस में एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव कहाँ यूज़ करना है, या फिर ये कह लें कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करना है। आपने तो सिर्फ जो है एक्सटेंसिव लर्निंग की थी, पैराग्राफ को पढ़ा था, उसके मीनिंग समझ लिए थे और आपका काम चल गया था। लेकिन अब आपने प्रोजेक्ट रेडी किया, उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी भी पड़ेगी, बट हाउ यू कैन राइट द प्रेजेंटेशन if you don't know the rules of the language which you are using. So you have to understand the basic rules of the language. So here is the importance of both languages, intensive and extensive. While intensive listening builds general foundation skills, extensive listening focuses on training you to apply these skills to a real world context. इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि इंटेंसिव लर्निंग में तो आप जो आपने इंटेंसिव लिसनिंग की है, ये लर्निंग की है, उसने तो आपके अंदर ये स्किल्स जो है डेवलप करनी कि किसी भी लैंग्वेज के रूल्स क्या होते हैं, इस लैंग्वेज को हम लिख कैसे सकते हैं, या कोई बोल रहा है तो उसको समझ कैसे सकते हैं। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या करती है, वो आपको अप्लाई करने की इजाज़त दे रही है, आपको अलाउ कर रही है कि जो लर्निंग आपने की है आप उसको जो है अप्लाई करें और उसको सीखें। और अप्लाई करने से ही आप सीखते हैं, आपके वोकैब में जब भी इजाफा होता है जब आप किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं। अच्छा, हम कहाँ पर थे? वो सॉरी, मैं तो स्क्रीन शेयर नहीं करी थी, मैं ऐसी पढ़ा रही थी, तो डॉक्यूमेंट तो आपको मिल जाएगा, आप आगे से देख लें स्क्रीन शेयर के साथ। शुरू शुरू में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, नए नए ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए, तो हो सकता है शुरू की क्लासेस में आपको इस तरह की मिस्टेक्स का सामना करना पड़े। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया इसकी इम्पोर्टेंस। बोथ साइड्स ऑफ स्किल्स आर एसेंशियल, दोनों साइड्स ऑफ स्किल्स आपके पास होने चाहिए। यू नीड टू नो ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर तो पता हो, लेकिन साथ ही साथ यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू एक्चुअली अप्लाई योर स्किल्स। आपको लिखना तो आ गया, लेकिन आप अपने लिखने को इस्तेमाल कैसे करें, आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएं और उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर किस तरह से करें, ये आपको एक्सटेंसिव लर्निंग सीखना है। प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है, ये तो इंटेंसिव लर्निंग से सीख लिया, क्योंकि आपने डिफरेंट चीज़ें बोली, ग्रामर के रूल आगे सब आगे लिख लिया। लेकिन आप टीचर को जाके इतनी नहीं कि मैं प्रिंट आउट लाएँ, मैं प्रेजेंटेशन ले लें और ये मेरा प्रोजेक्ट है। टीचर क्या बोलेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन बोल के देनी है। अब प्रेजेंटेशन के टिप्स क्या हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है, तो वो आपको एक्सटेंसिव लर्निंग मौका देती है कि आप अप्लाई करें, आपने जो स्किल्स सीखनी है उनको। तो ये हमारा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव लर्निंग का लेक्चर एंड हुआ है, जो कि इस वाली स्लाइड्स में लेक्चर नंबर 2 की स्लाइड में मौजूद है। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये दोनों टॉपिक्स भी कवर किए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। सारा मटेरियल लीजिए और जो है इन सब चीज़ों को कवर करने पढ़ के रखें। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है हमारे पास लेक्चर नंबर 3 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ओरल कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड चैनल्स। यहाँ पे हमारे पास आज टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के लेक्चर नंबर में, व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। Oral communication is communicating with spoken words. It is a verbal form of communication where you communicate your thoughts, present ideas, and share information.
यहाँ कह रहे हैं कि एक वर्बल फॉर्म कम्युनिकेशन, यानी कि रिटन फॉर्म नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब वर्बल, जो भी बात आप लिखना चाह रहे थे वो बात अब आप थी, यानी कि आप किसी को ईमेल के थ्रू कुछ कहना चाह रहे थे, वो पर्सन आपके सामने आ गया, तब आपने जो बात कहनी थी वो आप वर्बली भी कह सकते हैं। अपने आइडियाज़ को भी आप वर्बली प्रेजेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अगर आपकी कोई है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट इन सेंस के आपने किसी से कोई बात कही, आप वो बात जिस तरीके से दूसरे बंदे के सामने करी है, अगर वही बात उससे मैसेज पे कर रहे हैं या वही बात उसको ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको तो ये नहीं पता कि उसने वो मैसेज या वो नॉलेज किस कब पढ़ी और उसने उस बात को किस तरह से लिया। लेकिन जब आप उस बात को वर्बली कह रहे हो तो उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, और उसको उस बात में पूरा करने में कितना सीरियस है इस बात को पता चल जाता है। The process of oral communication is more effective than an email or a text message. आगे यही बात होती है, रिमाइंडिंग वैल्यू दे रही है कि oral communication is better than email or text message. अगर आप मुझसे जो है ईमेल करके मैसेज करके पूछें कि बस हमारे पास आपने असाइनमेंट दिए थे, हमें सॉल्व करने वाला से मुझे मसला आ रहा है, मसला आ रहा है, मैं भी अपने आईडी से बता दूँगी कि हाँ आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो। लेकिन अगर आप जो है मुझे लैपटॉप पे या किसी पे खोल के दिखाएंगे, देखिए हमने कोडिंग की थी, इसके अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं और किस तरह से रिजॉल्व होंगे। अब मेरे पास सब आया होगा, तब मैं रन करके देखूँगी, मेरे पास एरर आ रहा होगा, मैं आपको वर्बली बता सकूँगी लेकिन ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ये टाइप कर ले। जैसे कि हम वो कर रहे थे, डेटाबेस बना रहे थे, हम उसमें यूज़ डेटाबेस की कमांड नहीं लगा रहे थे और हम क्या कर रहे थे, अगर आपने हिसाब से मैसेज करी, मैं जवानी आपको क्या बताती, यही कि हाँ रन कर लें, हो जाएगा, टेबल बन जाएगा। लेकिन हम उस टाइम लैब में मौजूद थे, सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, हमने देखा कि क्या एरर आ रहा है, हमने बताया कि यूज़ की कमांड लगानी, इससे ये हो जाएगा, और वो उसी टाइम हमने करके भी देख लिया। तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हुई। What is oral communication? हमने पढ़ लिया। Next slide, for important and sensitive conversation such as salary negotiation, email conflict resolutions. कभी कोई इश्यूज हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो नेगोशिएशन के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। या सैलरी नेगोशिएशंस का मतलब कि किसी बंदे को आप जॉब पे हायर कर रहे हैं तो उससे सैलरी नेगोशिएट करनी है, उसकी क्या डिमांड है और आपकी कंपनी से क्या सैलरी पैकेज दे रही है, तो नेगोशिएट करके कोई दरमियान की राह निकाल सकते हैं। You can rely on oral communication to get your point across, avoid misunderstandings and minimize confusion. और आप कभी ऐसा होता है कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, नॉइज़ की वजह से कि आपकी आवाज़ नहीं जा रही सही, या फिर कोई और बात है कि आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे। लेकिन वही बात अगर आप आमने सामने रख के करते हैं तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होती हैं, कन्फ्यूजन जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। Examples of oral communication are conversation with friends, family, colleagues, presentation and speeches. अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम मोस्टली किससे कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली से कर रहे होते हैं, और कुछ कोलीग्स हमारे क्लोज होते हैं तो हम उनसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि ओरल कम्युनिकेशन की ही टाइप है, उसके अंदर क्या है, प्रेजेंटेशंस एंड स्पीचेस। हम प्रेजेंटेशन देते हैं, वो एक फॉर्मल है। मीटिंग्स में हम जो बात कर रहे हैं वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, और स्पीचेस कर रहे हैं तो वो भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह। Importance: in a professional setting, effective oral communication is important because it is built on transparency, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। मैंने बताया कि प्रोफेशनल जो हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसके अंदर ओरल कम्युनिकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी और अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ओरल के अंदर आप उस बंदे के फेस एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं कि जो बात की जा रही है या ये जो उनको समझा रहा है वो उसके अंदर खुद करना शुरू है। Your oral communication skills can boost morale, encourage improved performance, and promote teamwork. आपका टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप सब साथ बैठ के काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ओरल कम्युनिकेशन या आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपने डेवलप होती है। Here are some benefits of oral communication. It saves time by letting you convey your message directly to the other person and getting their response immediately. हमें डायरेक्टली कोई मैसेज किसी को कन्वे करना है, हम उसको बोल देंगे, इसको नहीं समझ में आया, वो हमसे पूछ लेगा, हम उसको दोबारा समझा देंगे।
अगर यही बात अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, हमें कोई मेमो या लेटर बनाया है उसको देने के लिए, फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर देखते हैं वो हमारे उस लेटर को या मेमो को कब पढ़ता है, फिर वो हमको रिप्लाई करेगा, फिर वो लेटर हमें मिलेगा, हमें जब टाइम मिलेगा हम पढ़ेंगे। 2 या 3 दिन का प्रोसेस या 24 घंटे का प्रोसेस अर्जेंटली कर रहे हैं तो 24 घंटे का प्रोसेस लग सकता है। लेकिन अगर वर्बली में 2 बंदे आपस में आमने सामने हैं, प्राइवेटली बात कर लेंगे और आपका या फ़ोन करके फ़ौरन से बात कर लेंगे, तो आपका वो मैटर जो है जल्दी रिजॉल्व हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर क्रिटिकल इश्यूज एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमने बोला वर्बल कम्युनिकेशन क्रिटिकल इश्यूज या कोई सिक्योरिटी इशूज़ हैं या किसी फॉर एग्जाम्पल किसी मुजरिम को पकड़ा है पुलिस वाले ने, ठीक है, अब वो जो है उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, FIR दर्ज करनी है या उसके साथ क्या भी प्रोसेस करना है। अगर वो अपने SHO से या कौन कौन से होते होते हैं केस करता है IG वगैरह उनसे पूछना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा अगर वो इस तरह से कोई उनको लेटर वगैरह सेंड कर दें, मगर वो उनको डायरेक्ट फ़ोन करके एक्सेस करें तो जो है उनको ये काम करना आसान हो जाएगा। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वही सारी बातें हैं। It's a more transparent form of communication as it lets you watch how other react to your words. सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ना ओरल कम्युनिकेशन में, वो आप उनको अंदाज़ा कर सकते हैं देख कर। जैसे कि अभी मैं आपका जो है लेक्चर ले रही हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के फेसेस नज़र नहीं आ रहे, तो अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन बच्चा जो है ये कौन स्टूडेंट मेरी बात जो है इंटरेस्ट से सुन रहा है और इसको मेरी कौन कौन सी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन यही लेक्चर अगर हम फिजिकल ले रहे होते, आप ये बोले ना बोले कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपके फेस एक्सप्रेशन से जो है ये बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो रहा होता है कौन स्टूडेंट इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, कौन सिर्फ जो है टीचर को और बोर्ड को देख रहा है, उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि लैब में हमने देखा कुछ एक दो स्टूडेंट्स को मैंने नोट किया और जो है इस तरह से अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अब आप लोगों को ये एडवांटेज है कि अब आप जो है किस तरह से मेरी रिकॉर्डिंग को सुने, उसको समझे ना समझे, सीरियस लेके पढ़ने ना पढ़ें, और इसके अंदर अगर आपको कोई इश्यूज आ जाते हैं तो आप उससे पूछते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं चलो छोड़ो उससे पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आए तो कोई मसला नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपकी क्लास में उनको कुछ समझ नहीं आते तो वो पूछते हैं, तो पूछने से ही आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। अगर आप उसमें भी कुछ समझ में ना आया मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में, और पूछ सकते हैं। हमारी जो इंटरेक्टिव क्लास होगी आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास हो तो उससे पहले आप प्रीवियस टॉपिक को ज़रूर रीड करके आया करें, ताकि मैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूँ या आपको कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकें। नाउ वी आर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की एक टाइप है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पता है सबको क्या होता है? सोचो मैंने एलिवेटर के बारे में, एलिवेटर एलिवेटर पिच क्यों आ रहा है कि भाई अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें चलते फिरते कोई मिल जाता है, अगर हम एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ एलिवेटर नहीं है तो हम इस टाइप का नाम रख देते हैं स्टेयर्स पिच। यानी हम जा रहे हैं हमें टीचर मिल गई, या एज ए टीचर मैं जा रही हूँ मुझे जो है डीन और डायरेक्टर साहब मिल गए, HOD मिल गए और उनसे कुछ पूछना है, तो बजाय इसके कि मैं उनको ईमेल करके पूछूँ, या मैंने ईमेल की भी और उन्होंने अब तक मेरी ईमेल चेक ही नहीं की है, तो मैं जल्दी से जो भी बात है पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। फिर डीन या डायरेक्टर जो है वो हर इस फैकल्टी मेम्बर को नहीं जानते, तो इसलिए पहले तो मुझे 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का टाइम होगा। अगर मैं किसी को ऐसे स्टेट्स को रोके जो कि मुझसे सीनियर है, तो उससे सारी बात किस तरह से करनी है, 30 सेकेंड्स के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाना है। सर आई एम उस्मान नाज एंड आई बिलोंग टू द Department of Computer System Engineering. I have some work to do from you. And then और मैं जो हूँ फिर अपना क्वेश्चन पूछ लूँगी उनसे। 2 मिनट ज़रा वेट कीजिए आप लोग। ओके तो फिर से स्टार्ट करते हैं। एलिवेटर पिच इसमें स्टेट्स पिच के आपको एग्जाम्पल दिए हमने, आप समझ लिए। Next है formal conversation. These are common at work because you have to constantly interact with your managers, co-workers, stakeholders such as clients and customers. तो ये formal conversation है कि आप अपनी कंपनी के अंदर किसी से भी बात कर रहे हैं जो कि आपका चाहे सबॉर्डिनेट है या फिर आपका सीनियर है, लेकिन आपको उससे बात जो है फॉर्मली करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर वो आपका मुलाजिम है या फिल्म है तो आप उससे इनफॉर्मल तरीके से बात करें। जो ऑफिस मैनर्स हैं उसी तरह से बात करनी है।
फॉर्मल कन्वर्सेशन आर क्रिस्प, डायरेक्ट एंड कंडेंस। कंडेंस और क्रिस्प कम्युनिकेशन होती है। यू हैव टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस इन फ्यू वर्ड्स। आपको जो बात करनी है पॉइंट को फ्यू वर्ड्स में कर देंगे, लंबी तंगी करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एवरी वन हैज़ ओनली लिमिटेड टाइम टू स्पेयर, क्योंकि हर किसी के पास जो है हर कोई अपने काम में मसरूफ होता है। आपकी बात सुनने के लिए टाइम तो दे रहे हैं लोग, लेकिन आप अपनी बात को इतना एक्सटेंड ना करें कि दूसरा बंदा उस बात को सुने ना। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन वो कन्वर्सेशन जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं। अब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर स्लैंग लैंग्वेज नहीं आती। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब ये है आपको बहुत ज़्यादा अदब और आदाब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है उनसे भी बात कर सकते हैं और जो है हंसी मजाक भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम सब रहते हैं कॉरिडोर्स में या क्लास में किसी और जगह के स्टूडेंट एक दूसरे से थोड़ा मिसबिहेव करके बात कर रहे होते हैं, इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो दोस्तों में तो अच्छा लग जाता है बोलने का। लेकिन जो इधर उधर वाले सुन रहे होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं यार ये स्टूडेंट है और ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ता है ना, वो जो प्यून है या दूसरे लोग हैं जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, वो फिर अपने आप को कंपेयर करते हैं कि अच्छा हुआ हमने तो तालीम हासिल नहीं करी, क्योंकि जिन्होंने तालीम हासिल कर ली है वो भी इस तरह का बिहेवियर रखे हैं और हम तो है ही जो है अनपढ़। तो इस वजह से आपको आप जो है रोल मॉडल हैं, आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रोल मॉडल हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आप तक नहीं पहुँच सके, जो स्टूडेंट्स अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर सके, या जो आदमी या लेडीज़ जो है इस फील्ड तक मतलब उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि दूसरे से कामों में चले गए, लेकिन जो है वो अपनी एजुकेशन को कंट्रोल में नहीं रख सके। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो वो फिर इस बारे में सोचेंगे कि कहने में हाँ हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएँ ताकि हमारे बच्चे भी जो है इनकी तरह अच्छे पढ़े लिखे नॉलेज लगे। लेकिन अगर देखेंगे पढ़े लिखे लोग भी थोड़े इस तरह के हैं कि उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं है, चलने का तरीका नहीं है। अक्सर लोग चलते हैं तो पैर घसीटते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे को जो है बुरे नामों से पुकार रहे हैं या चिड़े निकाल रहे हैं दूसरे की। तो उससे क्या है कि दूसरा बंदा आपसे इम्प्रेस नहीं हो रहा, और जब वो इम्प्रेस नहीं हो रहा तो माशरे के अंदर बेहतरी नहीं आ रही। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ फ्रेंड लैंग्वेज में बात करें। आप बहुत अच्छे हंसी मजाक भी कर सकते हैं, अपने वीकेंड प्लान्स कर सकते हैं, आप आउटिंग पे जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब आपका जो है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है। बिजनेस प्रेजेंटेशन ये तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है। आपको पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन सबके सामने आपको बोलने का। सीट पे बैठ के तो सब लोग बोल ही लेते हैं, लेकिन सबके सामने स्टेज पे आके बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन अगर आपने बनाई है उसको प्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लोगों को फेस करके आना चाहिए। मतलब सिर्फ स्लाइड पे देख के नहीं पढ़ना, उनकी आंखों में देख के पढ़ना और अपनी बात को समझाना है। स्पीचेस जो भी जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है, मोस्टली बिजनेसेस में यूज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में यूज़ होती हैं। इवेंट कोई मैनेज कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पीच या फिर समझिए जो इंट्रोडक्शन देना होता है वो सब स्पीचेस में काउंट होता है। वो सब एक फॉर्मल मैकेनिकल चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए मैकेनिकल चैनल्स हैं। ये सब क्या थे? ओरल कम्युनिकेशन तो थे जो कि हम सिर्फ जब कर रहे हैं जब हम किसी से फेस टू फेस मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एलिवेटर में फेस टू फेस मिल रहे हैं, कस्टमर से, क्लाइंट से, स्टेक होल्डर से फेस टू फेस मिल रहे हैं, और क्या नाम है बिजनेस प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, स्पीचेस हो रही हैं, सब फेस टू फेस हैं। लेकिन और ये क्या कहलाएंगे? नॉन मैकेनिकल चैनल्स कहलाएंगे। मैकेनिकल चैनल्स हैं जिसके अंदर साइंस इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो वहीं हमारे पास टेलीफोन और मोबाइल, वर्बल कम्युनिकेशन टेलीफोन और मोबाइल के थ्रू भी हो सकती है। आप अपनी बात इसके थ्रू भी समझा सकते हैं, थोड़ा सा डिले आ सकता है किसी वजह से, लेकिन ये भी एक टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन का। सबसे बेस्ट टाइप तो यही है कि आप फेस टू फेस बात करें, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। अगर बंदा फ्रांस में रहता है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे कि अपनी बात उसको समझा सके। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। रेडियो के जरिए अगर आपको कोई मैसेज पूरी आवाम तक पहुँचाना है तो आप रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू पहुँचा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी लिमिटेड लोगों को अरेंज करना है और उनसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, तो फेस से आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी पता चल जाएंगे, या कुछ आप दिखाना चाहते हैं एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा के आप वर्बली को समझा सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी इसी की एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब आपका है असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली। राइट एटलीस्ट 6 स्टेप्स दैट अ प्रेजेंटर शुड फॉलो। यानी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं।
एक उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन के अंदर पॉजेस नहीं आ रहे, आप जो है छतों को देख के बातें कर रहे हैं, फिर लोग होते हैं ना बात करते करते आसमान को देखना शुरू करते हैं, छत को देखना शुरू करते हैं, ऐसे बच्चे पेपर कर रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा, वो दीवार के कोने में देख रहे हैं, वो छत के पंखे के ऊपर देख रहे हैं, एग्जामिनर को खाना नहीं छत में शुरू कर रहे हैं। तो भाई पंखों पे कुछ लिखा हुआ होता है ना दीवारों पे कुछ लिखा हुआ होता है, तो इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी इधर उधर मत देखें, आपने देखना है जिसको बात समझानी है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि प्रेजेंटेशन जो आप बना रहे हैं उसके क्या नाम है फ़ॉन्ट साइज सही होने चाहिए, उसकी बैकग्राउंड थीम सही होनी चाहिए, इतना कोई रेड या ब्लैक कलर नहीं दे रहे हैं अपने बैकग्राउंड का कि जो है आपको वहाँ पे लिखा हुआ कुछ नज़र ही ना आए या लोग की आँखों में चुभे और वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं। तो इस टाइप की कुछ टिप्स आपको देनी है, ढूंढनी है, उसको लिखना है और मुझे वो असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं। आपके पास आज फ्राइडे है तो कोशिश करें मुझे आप वेडनेसडे तक ये असाइनमेंट जमा करवा दें थ्रू CR। तो फहद को भी CR बना दें। फहद आपका ये काम है कि सभी लोगों को आप जो है मदद करेंगे असाइनमेंट जमा, आप चाहे ईमेल के थ्रू करें या व्हाट्सएप के थ्रू करें, उन सारे असाइनमेंट को एक ईमेल में करके मुझे आप ईमेल के थ्रू सबमिट कराइए। मेरा ईमेल एड्रेस आप ले लेगा जब ये लोग असाइनमेंट जमा करवा दें और फिर जो है आप मुझे ये असाइनमेंट जमा करा देगा। हर असाइनमेंट के ऊपर जो है नाम और रोल नंबर होना चाहिए। असाइनमेंट जो आप सेव करेंगे ना तो सेव करके फाइल का नाम जो है वहाँ अपने नाम रखिएगा, डैश डाल के अपना रोल नंबर लिख देगा, इस तरह से सेव करना है। ये बिल्कुल जो है कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए इंटरनेट से, आप वहाँ से पढ़ेंगे ज़रूर लेकिन उसको आप अपनी वर्डिंग्स में कन्वर्ट करके बनाएंगे। आज की क्लास जो है हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, कोई इशू हो तो मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।